यार तुम में से किसी ने जो मैंने कल जितना भी सिखाया था वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करी थी? या रिकॉर्डिंग वापस देखी हो, उसको रेप्लिकेट किया, करा था किसी ने? बोलो, सीधा माइक ऑन कर लो, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। और किसी ने नहीं करा था? और किसी ने नहीं करा था क्या? यार देखो, अभी नहीं करोगे फिर तो आगे जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे उसमें दिक्कत आएगी। तो अभी जितना सिखा रहा हूँ उससे फाउंडेशन बनेगी, तो वो तो रेप्लिकेट करना जरूरी है। तभी मैं बार बार रेप्लिकेट वर्ड बोल रहा हूँ, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि बस, हाँ मैंने ये नहीं बोला कि खुद समझो कोई चीज या कोई होमवर्क दे दिया तुम्हें, बस ये बोला रेप्लिकेट करो, समझ नहीं भी आ रहा तो कॉपी कर लो जो मैं कर रहा हूँ, कभी तो समझ आ ही जाएगा एक दो सेशन बाद। उतना तो करना जरूरी होता है ना। अब जो मैं आज कराऊंगा यार, वो तो कर ही लेना, कल और आज का दोनों का साथ में कर लेना। ज्यादा काम नहीं है, बहुत छोटा कोड ही है जो मैं आज भी कराऊंगा, कल जितना छोटा नहीं, बट स्टिल। कल नेस्टेड कंपोनेंट्स देख लिए थे ना हमने, कोई रिपीट कर सकते हैं कि नेस्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? और हमने जो नेस्टेड कंपोनेंट्स होते हैं, कल हमने दो कंपोनेंट्स बनाए थे, एक ग्रीटिंग के लिए बनाया था और एक हमने हेलो के लिए बनाया था। तो जो ग्रीटिंग में हमारा था, हमने उसमें तीन आप कह सकते हैं स्ट्रिंग्स ले ली थी। हेलो नवनी एक नाम था और हेलो वर्ल्ड था। तो फिर हमने उसे एक कॉल किया था। कहाँ है मेरे पेपर? हाँ, हमने उसे एक रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट में हमने उसे कॉल किया था, हमारे उसको कंपोनेंट को, और फिर हमने उस ग्रीटिंग्स वाले कंपोनेंट को हेलो वाले कंपोनेंट में डाल दिया था, जिससे कि वो एक नेस्टेड कंपोनेंट बन गया था, कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट बन गया था। और हमें फिर उस हेलो कंपोनेंट को बस एक बार कॉल करना पड़ा था रिएक्ट डॉम में, जिससे कि हमारा ग्रीटिंग्स का भी जो हमने उसके अंदर H1 H2 लिखा था वो आ गया था, और हेलो के अंदर जो हमने हेलो लिखा था वो भी आ गया था। ऐसा था। ठीक है, सही बोला है। तो आज हम उसका ही थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? नेस्टेड कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए इसको हम एक बार और अच्छे से देखेंगे। इस बार उतना सिंपल एग्जांपल नहीं लेंगे, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। रियल लाइफ मतलब मैं तुम्हें सामने दिखा दूंगा जो चीज बन रखी है, उसको सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, पूरा रेप्लिकेट नहीं करेंगे उस चीज को हम, बट थोड़ा क्लोन करेंगे उस चीज को समझ समझ के। अमेजोन पे प्रोडक्ट्स तो सबने देखे ही है ना, तो आज हम उसको ही रेप्लिकेट करेंगे। कोई बुक का नाम बताना, कोई फेमस सी बुक। हैरी पॉटर। महाभारत। कौन सी? महाभारत। महाभारत, ओके। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है अगर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ये बिल्ड करते, बस इतना ही पार्ट, मैं ये सब नहीं बोल रहा, सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, ये जो बार बार बुक्स रिपीट हो रही है, मान लो अगर हम ये अगर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बिल्ड करते, तो कितना टाइम लगता और कितनी रेपिटेटिवनेस आती है हमारे काम में? मेरा ओपिनियन तो है कि बहुत ज्यादा आती है, हर कंपोनेंट बार बार बिल्ड करना पड़ता, ठीक है? बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है। हम एक बुक लिस्ट नाम का कंपोनेंट बनाएंगे। बुक लिस्ट में क्या होगा, तो नाम से समझ आ रहा है कि एक बुक्स की लिस्ट होगी जो इस तरह से बुक्स को शो करेगी। एग्जैक्टली इस तरह से नहीं करेगी एट वंस, बट समझ जाओगे जब बनाएंगे कि क्या चल रहा है और क्या दिख रहा है सामने। तो मुझे कोई बता सकता है कि बुक लिस्ट कंपोनेंट जो होगा उसके अंदर क्या क्या होगा?
बुक का सोचो, नाम होगा, 1 मिनट सोचो, 1 मिनट सोच लो, टाइम ले लो 1 मिनट सोचने का, सामने देखो जो लिखा हुआ है और उस हिसाब से बोलना फिर। और मैंने बुक लिस्ट बोली है, बुक नहीं बोला, बुक कंपोनेंट की बात नहीं करी मैंने, बुक लिस्ट की बात करी है। बुक इमेजेस, ओके। बुक इमेजेस, उसका प्राइस, उसका डिस्क्रिप्शन और उसकी अवेलेबिलिटी दिखा सकते हैं उसमें। अच्छा, बट ऐसे तुम, मैं बुक लिस्ट में कुछ लिमिटेड बुक्स ही ऐड कर पाऊंगा ना, 10 बुक्स ऐड कर लूंगा, 15 बुक्स ऐड कर लूंगा। मुझे हर बार 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 बुक लिस्ट कंपोनेंट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन रिपीट करनी पड़ेगी। तो इतना करना होता तो फिर तो मैं HTML CSS यूज कर लेता। मैं एक फ्रेमवर्क फिर समझने की पढ़ने की मेहनत ही क्यों करता अगर मुझे इतना काम, इतना टाइम लगा के करना है। और कुछ सोच के बताओ। एक प्री एग्जिस्टिंग लिस्ट को हम लाइक डाल सकते हैं क्या? क्या? लाइक हम कहीं और से लिस्ट लेके कर सकते हैं, लाइक हमने यूजुअली एक्सेल शीट बनाते हैं ना कि ये चीज है ये है, तो उसको हम्म, सीधे डाल सकते हैं क्या ऐसे? ऐसा कुछ, नॉट एग्जैक्टली ये नहीं पर ऐसा कुछ। सॉर्ट ऑफ सही है, मतलब काफी फार फेच्ड अप्रोच है, बट मैं इंपोर्ट ये कर नहीं बोल सकते रहा हैं हम कहीं ये और से। करेंगे। नहीं, हम इम्पोर्ट भी नहीं करेंगे, हम काफी फार फेच्ड अप्रोच है, बट सॉर्ट ऑफ ऐसी चीज करेंगे। तो मैं बताता हूँ हम इसमें हम क्या अप्रोच यूज करें। हाँ बोलो। हम इसका एक डेटा सेट बना सकते हैं, मतलब जैसे हम डेटाबेस में बनाते हैं, हम फिर वहां से कॉल करें इसे यहाँ पे ऐसे। उससे कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे हमें बार बार फिर वही रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम रिपीट नहीं करना, एम ही है हमारा कोड जो है, हमेशा जब कोड लिख रहे होते हैं तो हमारा एम होता है कि कोड हमेशा पीसेस में ब्रेक हो जाए। डिवाइड एंड कॉन्कर की हमारी अप्रोच होती है। जितना कोड को डिवाइड कर सकते हो अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग फोल्डर्स में, उतना डिवाइड कर दो। और जितना सिंपल रख सकते हो कोड को उतना सिंपल रखो। अगर हम कॉल करेंगे वो सही है, कॉल कर लो, तुम्हें करना है तो ठीक है, एक जगह पे डेटा में चेंज करोगे। बट जब कॉल करोगे उस कोड को, तो वो एक ही कंपोनेंट के अंदर तुम कितना सारा कोड लिखोगे उसको कॉल करने के लिए कि वो उतना सारा कोड एक बार में आ जाए, है ना। इससे अच्छा ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बुक लिस्ट के अंदर मैं एक और कंपोनेंट रख दूं बुक नाम से। और वो बुक कंपोनेंट जो है उसके अंदर मैं बस अपना नाम, जब भी मेरा मन करे एक बुक ऐड करने का तो मैं बस एक बुक कंपोनेंट को बुक लिस्ट के अंदर ऐड कर दूं। समझ आ रही है मेरी बात? किसी को कुछ डाउट है तो बताओ इस बात में। मतलब हमारा मेन कंपोनेंट हो गया बुक लिस्ट, और उसके अंदर हम्म, हमने एक दूसरा बनाया है बुक, उसके अंदर हमारा सारा डेटा है, मतलब। उसके अंदर हमारा बुक कंपोनेंट के अंदर हमारी एक बुक का डेटा है। तो मान लो मुझे 10 बुक्स ऐड करनी है, तो मैं बस 10 बुक कंपोनेंट्स ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने कल क्या किया था, हेलो कंपोनेंट के अंदर ग्रीटिंग कंपोनेंट को डाल दिया था, तो मैं 10 बार ग्रीटिंग लिख दूंगा तो 10 बार लाइन रिपीट हो जाएंगी ना। सेम मैं बुक कंपोनेंट में कर दूंगा, एक बार बुक कंपोनेंट बनाऊंगा, 10 बार उसको रिपीट कर दूंगा। गॉट इट? बेसिकली एक कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट हाँ भाई, रहेंगे नेस्टेड जब तक कंपोनेंट, चाहिए। मैंने यही बोला था कि आज हम यही चीज करने वाले हैं। बुक लिस्ट हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, और हमारा जो बुक है वो बुक लिस्ट के अंदर आएगा। फिर हम उसको बार हाँ बार कॉल कर सकते हैं बेशक, ताकि हम बाकी बुक्स को डिस्प्ले कर सके कॉल करने पे, अगर हमें देखना है हाँ हाँ। तो। पहले मैं दिखाऊंगा कि एक ही बुक को बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। मतलब एक ही बुक में एक ही बुक कंपोनेंट नाम से बनाऊंगा एक कंपोनेंट बुक लिस्ट के अंदर। और बुक लिस्ट के अंदर बार बार वो रिपीट होगा, तो मान लो एक ही बुक को मैं 10 बार रिपीट करके दिखाऊंगा। फिर मैं एक नया कॉन्सेप्ट आज इंट्रोड्यूस करूंगा। कल नेस्टेड कॉम्पोनेंट्स कर लिए थे हमने, आज उसका एग्जाम्पल कर रहे हैं, बट साथ में एक नया कॉन्सेप्ट भी करेंगे जिससे हम उन 10 बुक्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन डालते हैं। हमारे पास ज्यादा कंट्रोल आता है हमारे कोड में। गॉट इट? ओके।
ओके, अभी भी किसी को डाउट है तो बता दो, या किसी ने लेट ज्वाइन करा है तो वो भी बता दो। भैया अभी लेट ज्वाइन किया, मैंने अभी ज्वाइन किया। एक सेकेंड। मैं हसन। ओके, आज मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि कमांड कैसे, कि मैं कमांड कौन सी रन कर रहा हूँ। ये चीज मैं 2 बार दिखा चुका हूँ 2 क्लासेस में। किसी को अभी भी डाउट है उस चीज में तो रिकॉर्डिंग देख लो। आई एम श्योर अगर रिकॉर्डिंग को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करोगे तो इशू आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं अभी अपनी साइड से क्रिएट कर रहा हूँ रिएक्ट ऐप को, बट मैं दिखाऊंगा नहीं। अब तुम्हें खुद से करनी चाहिए ये चीज, और नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग देखो, और वो उससे भी समझ नहीं आ रहा तो ग्रुप में किसी से भी पूछ लो, ग्रुप पे पूछ लो, कोई तो रिप्लाई कर ही देगा। ऐसे काफी होंगे जिनको समझ आ चुका होगा। तो हसन, आज ना हम ये करेंगे, हमने कल नेस्टेड कंपोनेंट समझा था, तो हम आज उसका एक एग्जांपल करेंगे। कल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखा दिया था, आज हम थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। मैंने अमेजोन से महाभारत बुक निकाली है। इसको हम इसको इसका जो मेन रिजल्ट वाला पेज है इसको हम रेप्लिकेट करेंगे आज। ये नहीं दिखेगा क्योंकि देखने में तो सीएसएस जाएगी, बट हमारा मेन एम है कि हम रिएक्ट सीखें। मैं सीएसएस भी लिखूंगा, बट थोड़ी ही लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक होमवर्क दे दूंगा सीएसएस का, जो तुम्हें करना चाहिए अगर तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी है तो यही गोल होगा आज हमारा, कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे। पहले हम एक ही बुक को 10 बार रिपीट करेंगे या फिर 5 बार रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर हम हर हर एक बुक को अलग तरह दिखाएंगे। सब बुक्स का अलग नाम होगा, सबकी अलग इमेजेस होगी। अब VS कोड खोल रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है? हाँ, स्क्रीन से है। हम्म। कल से ना मैं ये सब चीजें पहले से ही कर लूंगा। ये जो फोल्डर बनाने का काम होता है इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप से कर रहा हूँ तो इससे फास्टर तरीका भी है करने का, बट अभी यही सही है बिगनर लेवल पे। ये अगली बार से मैं चीजें पहले खत्म कर दूंगा। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। एक बार सर्वर रन करके देखते हैं, मेरी ऐप तो इंस्टॉल हो गई है। चल गया। ठीक है, अब मेन कोडिंग शुरू करते हैं।
मैंने बताया था कि ये सब चीज़ें अभी हम समझ नहीं रहे, तो इनको डिलीट कर देंगे ऐप वाली सारी फाइल्स। मैंने अभी भी डिलीट कर दी। इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी अभी के लिए डिलीट कर दो। लोगों की नीड नहीं है, ये सब भी बेकार है। मुझे ज़रूरत है सिर्फ इंडेक्स डॉट जी एस की, और वो मैंने अपने पास रख ली है। ये सब इम्पोर्ट हो रखा है। तो मैं ये रिपीट नहीं कर रहा कि मैंने रूट में रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट क्यों ये सब चीज़ें हो रखी है। वो चीज़ मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा, ये चीज़ कल बता चुका था। ये बेसिक चीज़ें हैं। और सिंस हम बुक लिस्ट नाम का एक कंपोनेंट बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे बना दिया अपना, मतलब रेंडर करा दिया। अभी बनाया नहीं है बट रेंडर करा दिया। अभी देखते हैं कुछ एरर आ रहा है ऐसे सिचुएशन में, रीलोड करते हैं, क्या पता सर्वर ही बंद हो गया हो। हाँ, देखो सर्वर बंद हो गया था, क्योंकि मैंने दूसरी फाइल खोली थी इसलिए सर्वर बंद हुआ। कुछ एरर थ्रो कर रहा है। ये बोल रहा है कि बुक लिस्ट नाम का कोई फंक्शन, मतलब कुछ भी बुक लिस्ट नाम की एक चीज है, इसने फंक्शन नहीं बोला, इसने बस बोला बुक लिस्ट तुमने लिखा तो है बट कहीं डिफाइन नहीं किया। अब सिंस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शंस ही होते हैं ना। तो फंक्शन बुक लिस्ट। हाँ, तो हम एक बार वो डिफाइन कर देंगे पहले। मैंने डिफाइन कर दिया, ओके, डेफिनेशन यही होती है। मैंने उसको कुछ अंदर लिखा नहीं है बट डिफाइन कर दिया, ओके। देखो चल गया, कोई एरर नहीं आ रहा, खाली आ गया। अब मैंने कल क्या बताया था, रिटर्न करते हैं हम अंदर कुछ, हमें कुछ लिखना होता है तो रिटर्न करते हैं। और रिटर्न में ये ब्रैकेट लगा दे, जब मल्टी लाइन रिटर्न होता है ना, तो उसमें ये नॉर्मल ब्रैकेट लगा देते हैं हम। और मैंने क्या बोला था कि एक बुक को रिटर्न करूँगा। अब देखते हैं क्या होगा। अब ये बोल रहे बुक डिफाइंड नहीं है। तो ग्राफ्स, तुम ग्राफ्स कर रहे हो ना, ये कंसेप्ट ग्रास्प करने लायक है ही, मतलब इजी है बहुत। इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की नीड है कि यहाँ पे बुक नॉट डिफाइंड क्यों आ गया। क्योंकि हमने कहीं पे से बताया नहीं कि बुक है क्या या एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, तो अब मैंने बुक कंपोनेंट भी बना दिया, तो आ गया। चलो मैं बुक के अंदर कुछ रैंडम चीज़ें डाल देता हूँ, आएंगी वो? नहीं आएंगी, अभी भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने बुक की प्रॉपर्टी तो कुछ दी ही नहीं। बुक की तो कुछ प्रॉपर्टी भी होती है ना। मतलब अगर मैं कोई टैग बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे H1 लिखूंगा तो H1 को पता है कि उसका काम क्या है, ठीक है। बट बुक को पता ही नहीं उसका काम क्या है, तो वो कैसे कर लेगा कुछ काम? मैं किसी भी एरो के अंदर कुछ भी लिख दूंगा, ये चलेगा थोड़ी। तो मुझे पहले बुक के अंदर कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा कि है क्या बुक। तो चलो मैं एक बार इमेज दे देता हूँ, ठीक है। इमेज दे दिया, और मैंने कल बताया था कि सेल्फ क्लोजिंग टैग नाम की चीज़ होती है रिएक्ट में। किसी को नहीं याद तो नेट पे सर्च करो, वरना लिख लो, बाद में सर्च करना। अभी मैं इमेज में कुछ डाल नहीं रहा हूँ, बस टैग बना दिया, अभी डालेंगे हम आगे। इमेज के बाद क्या करना है, ऑथर का नाम इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने ऑथर का नाम, बट ऑथर, एक और चीज़ मुझे बतानी है, ऑथर का नाम दे दिया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम बुक का नाम दे सकते हैं, बुक नेम। ओके, समझ गए। अब देखते हैं क्या होगा। बहुत सारे एरर देती है, तो बहुत लंबा कुछ आ गया। क्या बोल रहा है ये देखो फिर से यहाँ पे कुछ एरो सी शो कर रहा है। ये बोल रहा है कि ऑथर
इसको समझ नहीं आ रहा हो तो नहीं, अच्छा अभी तो बोल रहा है एनक्लोजिंग टैग में नहीं डाला। सबसे पहले तो इसको एनक्लोजिंग टैग में डालना होगा। मैंने बताया था कैसे डालते हैं, कुछ भी टैग डाल सकते हो तुम यहाँ पे, खाली टैग भी डाल सकते हो, वो मैटर नहीं करता। आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि ऑथर और बुक नेम नाम की कोई चीज डिफाइन नहीं है, अगेन सेम एरर। अब समझ रहे होगे तुम ये चीज। इसने इमेज पे एरर क्यों नहीं थ्रो किया, कोई बता सकता है? इसने ऑथर और बुक नेम पे क्यों एरर थ्रो किया? क्योंकि इमेज उससे कीवर्ड है। हाँ, इमेज पहले से ही एक टैग है HTML में जो एग्जिस्ट करता है, और सिंस हम HTML से बहुत सिमिलर चीज लिख रहे हैं जिसको JSX बोलते हैं, इसलिए इसलिए हम यहाँ पे इसलिए ये एरर थ्रो नहीं कर रहा है कि JSX में भी इमेज डिफाइंड है क्या होता है इमेज। तो मैं इसलिए ऑथर डिफाइन करूंगा एक बार। अब ऑथर डिफाइन करने के लिए मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? कुछ टैग देना पड़ेगा, बट अब मैं दोबारा ऑथर नेम तो नहीं दे सकता, ऐसे तो ये कोई अ, एक मिनट, हाँ ये दोबारा ऑथर नेम नाम का टैग तो नहीं दे सकता ना मैं। ऐसे तो एक एंडलेस चेन बनती जाएगी कि मैं कुछ भी नाम से टैग देता जाऊंगा, कंपोनेंट्स बनाता जाऊंगा, और कभी उनको, कभी मतलब उनकी साइकिल चलती रहेगी, वो आगे और उनके चाइल्ड कंपोनेंट्स बनते जाएंगे, तो कहीं पे ये चेन रोकनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो मैं यहीं पे चेन रोक देता हूँ, मैं H1 के अंदर नाम दे देता हूँ ऑथर का। H1 के अंदर क्या नाम दूं मैं? महाभारत है तो श्री देवदत्त होता कृष्ण है। है। यहाँ पे पहली महाभारत बुक के क्या ऑथर लिखा है? गणेश सुदर्शन हैं, रे। श्री गणेश जी हैं। वेद व्यास और गणेश हैं। तो वेद व्यास लिखें या फिर सुदर्शन रे लिखें, बताओ चाहे क्या लिखें? श्री कृष्ण लिख दो। ओके चलो लिख दिया सही। तो अब देखते हैं। अच्छा, अभी मैंने बुक नेम तो डिफाइन नहीं किया, सही बात है। अभी भी इस एरर तो थ्रो करेगा ही करेगा। फिर से वही, मैं यहाँ पे भी कुछ भी नाम से एक टैग नहीं दे सकता, इसको कहीं ना कहीं एंड करना पड़ेगा इस लूप को। तो मैं यहाँ पे भी एंड कर देता हूँ महाभारत। अब देखते हैं। ओके। कॉल नहीं किया ना अभी हमने इन्हें शायद। क्या? हेलो? हेलो? कोई नहीं, आगे बढ़। तो इमेज अगर कॉल मैं दे नहीं रहा किया हूँ, बोला था उसने। हाँ कॉल नहीं पूछा था किया कॉल था। नहीं। कॉल नहीं, कॉल तो हमने कर दिया है यहाँ पे, बुक को अभी देख दिखाता हूँ। कॉल हमने कर दिया, बट यहाँ पे हमने कुछ भी फालतू चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए नहीं आ रहा। और यहाँ पे अभी तक हमने इमेज को डिफाइन करा नहीं है। अभी देखते हैं। चलो, बुक नेम हमने ऑथर डिफाइन कर दिया, बुक लिस्ट डिफाइन कर दी, हमने इमेज डिफाइन नहीं करी। एक बार इसकी इमेज का URL दे। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। क्या बोल रहा है, येलो लाइन क्यों दिखा रहा है? अच्छा, ये बोल रहा है कि एक ऑल्ट क्रॉप होना चाहिए। क्रॉप क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, पर ऑल्ट तो सबको पता होगा जिसने जावास्क्रिप्ट करी है, जिसने HTML करी है। सॉरी, क्या बोल रहा है? रिडंडेंट ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। अच्छा, तो ये ना मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, एरर नहीं दे रहा, ये बस मुझे एक वार्निंग दे रहा है। वार्निंग का मतलब क्या होता है? तुम्हारी ऐप तो चल जाएगी, ऐप चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट
कुछ गलत है इसमें। तो ये बोल क्या रहा है, रिडंडेंट ऑल्ट एट्रीब्यूट स्क्रीन रीडर्स already pronounce image tags as an image. Okay. You don't need to use the word image, photo, blah blah blah. Okay. तो ये बोल रहा है कि ये इमेज हटा दो यहाँ से। मैंने हटा दी, वार्निंग भी चली गई। अब देखते हैं क्या आता है यहाँ से। अभी भी कुछ नहीं आ रहा। एक बार यहाँ पे एरर में जाके इंस्पेक्ट करते हैं। विंडोज में कैसे इंस्पेक्ट करना है? विंडोज में पहले जाना है, पहले राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, और फिर ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे कंसोल पे जाना है। अच्छा, तो मैंने सब कुछ तो कर दिया यार, अब क्यों नहीं चल रहा है इसके अकॉर्डिंग? कोई बता सकता है क्यों नहीं चल रहा? हेलो, देखो और बताओ क्यों नहीं चल रहा है ये? किसी को समझ आ रहा है अगर? आ, हम्म। आ, ये जो हमारा बुक है ये रिटर्न के अंदर नहीं है शायद से। बुक जो है वो रिटर्न के अंदर नहीं है। ट्राई करते हैं। अरे मैं ऊपर बात कर रहा हूँ बुक लिस्ट में। यहाँ पे हाँ हाँ यहाँ पे। ये तो रिटर्न के अंदर ही तो है। ये देखो, रिटर्न है, फिर बुक लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट बंद है। क्लोज थे, बट इतने क्लोज नहीं थे। देखो, वो तो सही था यार, ये वाली बुक लिस्ट के अंदर बुक तो सही लिखी थी मैंने, ये सही नहीं लिखा था। यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं किया था इसको। समझ रहे हो इस बात को? बुक को भी तो रिटर्न, सारे कंपोनेंट्स को रिटर्न करना होता है ना उनके फंक्शन के अंदर। फंक्शन का काम रिटर्न करना है। वो तो बस रिएक्ट में हम उसका नाम कंपोनेंट बोल रहे हैं, तो इसको रिटर्न करना था। तो अब देखते हैं क्या आया। अब ये कुछ इमेज ऐसी दिखा रहा है और महाभारत बुक दिखा रहा है। मतलब कि ऑल्ट टेक्स्ट, जो ऑल्ट मैंने यहाँ डाल रखा है ना, ये चीज ये दिखा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, बार बार स्क्रॉल करना। हाँ, अब दिख रहा है तुम्हें सही से। तो इमेज के अंदर मैंने क्या किया, एक लिंक डाल रखा था, बट वो लिंक शो नहीं हो रहा, ये ऑल्ट टेक्स्ट शो हो रहा है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ इशू आ सकता है इसके, ऐसे ओरिजिनल जो यूआरएल है वो ना दिखे। ओके, उसमें कोई इशू नहीं है। बट नेक्स्ट इशू क्या है, ऑथर और बुक नेम क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? तो मैंने H1 और H1 सही दे रखे हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? बता सकता है कोई अब? ध्यान से देखो, मैं ऊपर का भी कोड दिखा रहा हूँ। ये बुक नेम देखो ही मत, सिर्फ ऑथर देखो, इनसे कंपेयर करो, इस वाले को इन दोनों से। यहाँ पे हम डीबगिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखो इमेज तो शो, मतलब इमेज तो आ गई, यूआर वो नहीं आ रहा, ये इमेज शो नहीं हो रही, वो अलग इशू है। ठीक है, बट ऑल्ट टेक्स्ट दिखना जरूरी था इमेज में, कम से कम ऑल्ट दिखना चाहिए, इसका मतलब इमेज कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, वो टैग स्क्रीन पे आ रहा है। बट ऑथर और बुक नेम तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे। श्री कृष्ण तो हमें दिखे ही नहीं रहे। ऐसा क्यों है? जल्दी बताओ, ये बहुत छोटा इशू है, मैं 2 बार बता चुका हूँ इस चीज को अभी अभी भी। रिटर्न नहीं किया हमने। हाँ, अरे बहुत बिगिनर मिस्टेक है जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, हर बार चेक करना चाहिए कि रिटर्न हुआ है कंपोनेंट या नहीं हुआ। मैंने इतनी बार बोला भी कि रिटर्न करना जरूरी होता है, रिटर्न करना जरूरी होता है, और तो कोई बात ही नहीं बोली है। ये देखो आ गया, बस महाभारत बुक नहीं आ रही, वो हम देखते हैं क्यों नहीं आ रही। एक बार देखते हैं, कोई ऑप्शन है अगर इसको ठीक करने का। ओके, आ गई।
वो डायरेक्टली हम अमेजोन की वेबसाइट से उठा रहे थे, इसलिए इशू आ रहा था उसको। काफी कॉम्प्लेक्स रीजन होते हैं, वो अभी समझने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया इसको उठाने के लिए, मैंने कंट्रोल कंट्रोल नहीं, विंडोज में तो तुम राइट क्लिक करो, बस ओपन इमेज इन न्यू टैब, फिर उसका एड्रेस कॉपी कर लो। इस इमेज को न्यू टैब में खोलो, फिर कॉपी कर लो। नहीं समझ ये आया तो अमेजोन पे जो इमेज होता है वो मेटा डेटा उड़ा देता है, दैट्स वाई शायद ये इमेज नहीं आता है। मेटा डेटा रीजन नहीं है, और मतलब मेटा डेटा एक छोटा रीजन हो सकता है, बट और बहुत सारे रीजन है जो अभी समझने की जरूरत नहीं है। मैं बता सकता हूँ, बट अभी समझने की जरूरत है नहीं। फालतू में अपने ब्रेन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालोगे जो रेलेवेंट नहीं है। इससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थोड़ी छुप जाती है, तो पहले रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पे ध्यान दो। तो हमने क्या किया, हमने ये बना ली, ठीक है, एक कंपोनेंट तो हमने बना लिया अपने बुक लिस्ट के अंदर। अब अब देखो, मैं ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने बुक लिस्ट बनाई है, बुक लिस्ट का काम क्या है, बुक कंपोनेंट को बार बार रेंडर करना, है ना। बुक कंपोनेंट को हम बार बार रेंडर करेंगे, जिससे एक ही बुक बार बार दिखती रहे, हमें बार बार उसको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, ये पूरे कोड को। तो मैं बस बुक को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इस दोबारा नया लाइन में गया, दोबारा नए लाइन में गया। अभी देखते हैं ये लाइन रेड रेड क्यों शो कर रहा है, ठीक है। तब तक हम बाकी सब चीजें देखते हैं। तो बुक फंडामेंटल्स पे ध्यान देते हैं। बुक नाम का कंपोनेंट था, पहले इसमें चलते हैं। ओके, बुक नाम का कंपोनेंट मैंने बना लिया। ये क्या रिटर्न कर रहा है, कि इमेज, एक ऑथर और एक बुक नेम। इमेज तो चलो प्री डिफाइंड था, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट ऑथर और बुक नेम तो मैंने बनाया ना अपने खुद के कंपोनेंट्स, इनको मुझे फिर से खुद से डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैंने इसको फिर से डिफाइन कर दिया इन दोनों को। ठीक है, थोड़ा सा तेज लगेगा बट समझने की कोशिश करो। अब जो समझना है रिकॉर्डिंग देखना, तभी सीख पाओगे। तो इन दोनों को हमने फिर से रेंडर करा दिया। कहाँ रेंडर कराया, बुक कंपोनेंट में बना दिए ऑथर और बुक नेम, फिर इनको यहाँ रेंडर करा दिया। और इवेंचुअली बुक कहाँ पे रेंडर हो रही है, बुक लिस्ट में जाके रेंडर हो रही है। तो ऐसे समझो, बुक लिस्ट पेरेंट है, उसके अंदर बुक है, ठीक है। और बुक के अंदर फर्दर उसके चाइल्ड हैं, ऑथर, बुक नेम, इमेज, जो उसके अंदर रेंडर हो रहे हैं। क्लियर हो गई ना अब तो ये चीज। एक बहुत बड़ा पेरेंट एलिमेंट है बुक लिस्ट, उसके अंदर छोटा एलिमेंट है बुक, और बुक के अंदर और तीन कंपोनेंट्स हैं जो एक एक करके रेंडर हो रहे हैं, और वो तीनों मिलके एक बुक बना रहे हैं जो बुक लिस्ट में जाके बार बार रेंडर हो रही है। गॉट इट। अब तो सही समझ आ गया होगा। आया या नहीं आया, एक बार बताओ। आ गया। आ गया। आ गया। ओके, तो मैं ना इस बार तुम्हें वो नहीं दिखाऊंगा, अपना सर्वर जो मैंने चला रखा है, तो मैं विंडो नहीं खोलूंगा मैं उसकी। तो मुझे बस यहीं से देख के बताओ कोड चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्यों। क्लोज नहीं है बुक वाले सारे, क्लोजिंग पेरेंट टैग वाले नहीं है। सारे। कहाँ क्लोजिंग टाइम नहीं है। बुक सेल्फ बुक क्लोज्ड है लिस्ट में। सारे। क्लोजिंग टाइम नहीं है मतलब ये तो सेल्फ क्लोजिंग है ना, ये सारे। ये देखो मैंने स्लैश लगा रखा है। ये सब एक पेरेंट एलिमेंट में पेरेंट है, टैग। क्लोज नहीं है। हाँ, पेरेंट टैग में क्लोज नहीं है, सही। तो मैं कर देता हूँ। मैंने अब तक ना तुम्हें बार बार वही दिखाया है कि ये मैं खाली टैग लगा रहा हूँ, तो इस बार मैं तुम्हें कुछ अलग दिखा देता हूँ। मैं इस बार एक डिव बना देता हूँ। ये देख, ये होता है रिएक्ट में। तुम एक बार कोई चीज बनाओ, उसे 100 बार, 1000 बार, कितनी बार भी रीयूज कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही है या ना ये चीज, है ना। बताओ, कोई आंसर करो। अगर यही चीज किसी ने भी मैं HTML CSS करी है, तो कितनी बार तो मैं एक ही कोड को कॉपी पेस्ट करते रहना पड़ता है, इतना लंबा कोड बन जाता। एफर्ट जितनी की बार बात नहीं। जितने एलिमेंट्स हाँ होते हैं उतनी बार करना पड़ता है। मतलब अगर चार अगर हमें चार चार रेक्टेंगल है तो चार को चार बार करना पड़ता है। हाँ, और एफर्ट की बात नहीं है। चलो मान लो तुम एक ही एलिमेंट को 4 बार कॉपी कर दो, तुम्हारा लक है कि तुम्हें अलग कंपोनेंट, अलग एलिमेंट नहीं बनाना, सेम एलिमेंट को 4 बार बनाना, तो तुम कॉपी कर लोगे। बट भाई वो कोड मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाएगा।
जो असली कोड होते हैं जो अच्छी वेबसाइट्स के, वो जीबीज में होते हैं, और जीबी का कोड मतलब लाखों लाइन का कोड होता है। तो इस ये हरकतें करते करते एक सिंपल सी चीज को बार बार बनाते ही लाखों लाइन का कोड बन जाएगा। लाख से वो 10 लाख बन जाएगा। जो कोड असली में लाख लाइन का होना चाहिए था, 1 लाख लाइन का, वो इस काम की वजह से 10 लाख लाइन का हो जाएगा। तो कितना पैसा वेस्ट होगा, कितना टाइम वेस्ट होगा इस चीज को करने में, इसलिए हम रिएक्ट यूज करते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज बनाई और उसको इतनी बार रिपीट कर दिया। ओके। बट हमने अमेजोन पे तो ये देखा था ना कि एक ही बुक नहीं थी, बार बार अलग अलग बुक्स थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया होगा, बार बार अलग अलग कंपोनेंट बनाए होंगे। जो हाँ, कंपोनेंट्स हैं जैसे कि ऑथर नेम और जो बुक का है, तो उसमें उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स, मतलब एक इमेज दूसरी, फिर ऑथर का नेम दूसरा, ऐसे। तो उसके लिए तो बार बार कंपोनेंट बनाने होंगे ना। मतलब जैसे बुक 1 करके मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसमें ये सब होगा, फिर बुक 2 करके एक अलग कंपोनेंट बनाऊंगा, वो तो ऐसे हो जाएगा ना। बताओ, यही होगा ना। लंबा हो जाएगा। हाँ। तो ये तो बहुत छोटा सा लक फैक्टर नहीं हो गया कि जब तुम्हें सिर्फ सेम कंपोनेंट को कॉपी करना होगा, सेम एलिमेंट को, सिर्फ तब ये ट्रिक काम कर सकते हो। रिएक्ट से भी इतनी चीज के लिए तो सीख नहीं रहे होगे जो तुम अपना महीना इन्वेस्ट करोगे सीखने में। मैं तो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता सिखाऊंगा, मैक्सिमम 10 दिन सिखाऊंगा। उसके बाद तो तुम महीनों तक जो खुद से प्रैक्टिस करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, फिर इतनी चीज के लिए थोड़ी कर रहे होगे। तो इसके लिए भी कोई तो प्रोविजन होगा यहाँ पे। ये मेरा हंच है कि कुछ तो प्रोविजन होगा। ठीक है। तो प्रोविजन बता देता हूँ, क्या प्रोविजन दे रखा है इन लोगों ने इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं बार बार बुक 1 बुक 2 करके अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं बनाऊंगा। ये सिंपल बात है। ये क्लियर हो गया। मैं एक ही कंपोनेंट के अंदर ही बार बार अलग अलग इनपुट्स दे दूंगा बस, जिससे अलग मतलब स्ट्रक्चर सेम रहे उस कंपोनेंट का। बस जो इंफॉर्मेशन अंदर एंटर होती है, जो डेटा अंदर जा रहा है उससे, वो अलग कॉल हो बार बार। ये सही चीज है ना बहुत, कि मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसमें स्ट्रक्चर तो 10 बार सेम रखना है, बट उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा बार बार कॉल होगा, जो डेटा डिस्प्ले होगा, वो हर बार अलग शो होगा। ठीक है। अब हम उसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं प्रॉप्स का। प्रॉप्स का कंसेप्ट यूज करते हैं, मैं दिखाता हूँ एक, मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ सबसे पहले कि प्रॉप्स होती क्या चीज़ है। तो मैंने बुक नाम का कंपोनेंट बनाया, फिर इसमें इमेज है, ऑथर है, बुक नेम है। ठीक है। मुझे मुझे बस ये बता दो कि ऐसा कुछ बनाने के लिए मुझे कितनी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, कितनी अलग अलग इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज, ऑथर और बुक नेम दे रखा। तो मुझे बताओ कि मुझे कितनी इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट करनी होगी, क्या क्या, ऐसा क्या इनपुट होगा जो मुझे अलग अलग देना पड़ेगा बार बार। बताओ। तीनों चीजें अलग होंगी, इमेज, ऑथर और बुक नेम, तीनों ही अलग अलग होंगे। हाँ, करेक्ट, तीनों अलग अलग होंगे। तो मैं तीनों को अलग कर देता हूँ। ठीक है। मैं ING नाम से यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, और इक्वल्स टू कोई और लिंक उठाता हूँ एक बार। अभी कुछ समझ नहीं आएगा, बट वेट करना, थोड़ी देर, 5-10 मिनट वेट करो, समझ आ जाएगा। ओके। इसका नाम भी देना होगा मुझे। इमेज का लिंक तो दे दिया मैंने, अब नाम भी देना होगा। नाम ऑथर नहीं, ऑथर पहले देना होगा। ऑथर, ऑथर में क्या दूं मैं। भगवद गीता के ऑथर कोई बता सकता है कौन थे। हाँ। श्री कृष्ण ही थे, उन्होंने बोली थी पार्थ के सामने। हाँ। वो भगवत गीता थी भाई, अस्पताल।
आप भागवत भगवत गीता की ये बात कर रहे भागवत हो गीता ही पूछी कि उन्होंने। मैंने उसका अच्छा ही लिया कंपोनेंट, ऑथर के बाद अब बुक नेम। तो ओके, बुक नेम, जो मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ ना, सब पे ध्यान देना कि यहाँ पे मैं कोट्स क्यों लगा रहा हूँ, मैं नेमिंग कन्वेंशन क्या कर रखी है। अभी तुम इतनी चीजें नोटिस नहीं करोगे, बट मैं तुम्हें दिखाऊंगा हर एक चीज का एक यूनिक मीनिंग है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है। अच्छा समझ गया। ये जो बुक है हमारी हमने वो बनाया था, कंपोनेंट बुक बनाया था। तो इसमें जो हाँ पहला एक था वो इमेज था, फिर ऑथर था, फिर बुक नेम था। इसी ऑर्डर में हम यहाँ पर दे रहे हैं। इमेज इमेज में जाएगी, फिर ऑथर ऑथर में चला जाएगा, और बुक नेम में चला जाएगा। हम ऐसे ही करके मतलब ये एक स्ट्रक्चर तो हमारे पास पहले से आ गया है बुक में। हम बुक लिस्ट में बुक में वही दे रहे हैं बार बार, अलग अलग करके। हाँ, अभी मैंने पूरा इम्प्लीमेंट नहीं किया जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं बस बेसिक चीज बता रहा हूँ। तो आधा अधूरा तो सही था। जो हाँ, जो तुमने बोला वो सही बोला। अभी हम आगे देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इमेज दे दिया, ऑथर नेम भी दे दिया, बुक नेम भी दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक और बार दे देता हूँ ये सब चीजें, बाकी दो को हटा देता हूँ अभी के लिए। इनको मैंने कमेंट आउट कर दिया। ऐसा क्यों कमेंट आउट किया ये बाद में समझाऊंगा कि रिएक्ट में ऐसे कमेंट्स क्यों होते हैं। ये सी की बस तरह है। ग्रे दिख रहा है। सी की हाँ, तरह है इसमें कमेंट्स। मतलब नहीं, सी में हम ऐसे ही कमेंट्स देते थे ना, स्लैश स्टार और फिर स्टार हैश ऐसे करके कमेंट्स देते थे सी में। जावास्क्रिप्ट में ना। नहीं, सी सी लैंग्वेज। हाँ, सी और जावास्क्रिप्ट में सेम तरह से कमेंट्स होते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे कमेंट्स होते हैं। तो मैं बताऊंगा कि हम रिएक्ट में इस तरह से कमेंट्स क्यों लिख रहे हैं, जबकि हम तो HTML टाइप की एक लैंग्वेज लिख रहे हैं ना, JSX यहाँ पे। फिर भी हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं कमेंट्स को, मैं बताऊंगा। अब चलो ये वाली बुक को कॉपी कर लेते हैं। इसका ओरिजिनल ऑथर का ही नाम लिखेंगे क्योंकि ये थोड़ी अलग बुक है। जया की किसी को स्टोरी पता है कि ये महाभारत से कैसे रिलेटेड है? देवदत्त पटनायक ने लिखी है। नहीं, वो तो लिखी है, बट एक ओरिजिनल जय नाम से भी एक बुक थी। हाँ, बताता हूँ। जो जय नाम से बुक थी ना ओरिजिनल, ये मतलब ये हमारे हिंदू मैथोलॉजी बोलो या हिस्ट्री बोलो, उसमें ये चीज मानते हैं कि असली में महाभारत नाम की कोई बुक नहीं थी, जया नाम से बुक थी। बट इतने सालों में इतनी ज्यादा रिवीजन हुई उस बुक के अंदर, इतना डेटा लॉस्ट हो गया कि पहले बुक्स लिखते नहीं थे सबसे सिर्फ इंफॉर्मेशन। तो क्या था कि कुछ लिखा होता था, कुछ बोलते थे, तो इतने सारे वर्सेस थे उसके अंदर, इतना सब था कि काफी कुछ लॉस्ट हो गया आगे टाइम तक आते आते। और उसके बहुत सारे रिविजन हो गए उस बुक के अंदर। तो जैसे वो महाभारत इवेंचुअली जो आज हम देखते हैं महाभारत बुक बन गई। ओरिजिनली वो जय थी, उसके अंदर अभी से बहुत ज्यादा वर्सेस थे, अभी की महाभारत से। ये जो देवदत्त ने लिखी है कोई और होगी, मुझे नहीं पता, बट ओरिजिनल जय की स्टोरी यही है। हाँ, तो मैंने दो बुक कंपोनेंट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी, एक इमेज की इन्फॉर्मेशन डाल दी, एक ऑथर की और एक बुक नेम की। तो मैंने यहाँ पे कुछ बकवास लिखी हुई है कि प्रॉप्स प्रॉप्स कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं कट करके ऊपर लिख देता हूँ। तो प्रॉप्स होते क्या है? प्रॉप्स प्रॉप्स समझते हो ना? जो हम किसी ने एक्टिंग में या ड्रामा में थिएटर में नाम सुना होगा प्रॉप्स का। प्रॉप्स बेसिकली ऐसी चीज होती हैं, टूल्स जो हमें हेल्प करते हैं कुछ एक मेन फंक्शन परफॉर्म करने में। तो यहाँ पे भी ऐसे ही समझ लो, ठीक है। मैं सिर्फ समझने के लिए, सिमेंटिक्स के लिए ये चीज बोल रहा हूँ। ये प्रॉप्स जो है
बस एक टूल है हमारे लिए जो हमारे मेन कंपोनेंट के अंदर रेंडर होके हेल्प करता है। तो ये जो इमेज को मैंने ये दे रखा है ना, ये इमेज ये है, ऑथर इक्वल्स टू श्री कृष्ण, ये प्रॉप्स हैं सारे, एक बुक कंपोनेंट के प्रॉप्स हैं। ओके, ये दिखने में तो किसी को HTML के एट्रीब्यूट सिमिलर नहीं लग रहे देखने में? हाँ लग है। रहे हैं या नहीं लग रहे, है ना? हाँ है। तो बस लिखने का तरीका वही होता है। थोड़ा सा मैं आगे एक और वेरिएशन दिखाऊंगा प्रॉप्स की, ठीक है, कैसे थोड़ा सा अलग लिख सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं बेसिकली, बट JSX लिख रहे हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट बट विद ट्विस्ट ऑफ HTML, है ना? तो मैं बताऊंगा एक और तरीका प्रॉप्स लिखने का जो कि बेटर है, बट अभी ऐसे ही लिखो। वो बेटर तरीका ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम के लिए यूज आता है, अभी ऐसे ही सही है। तो ये बेसिकली प्रॉप्स क्या हो गया मेरे, प्रॉप्स इक्वल्स टू HTML एट्रीब्यूट्स, एग्जैक्टली सेम नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बस सिमिलर चीज है। अब बट इस बुक कंपोनेंट को, यहाँ पे जो हमने बुक कंपोनेंट डिफाइन कर रखा है, इसको कैसे समझ आएगा कि ये जो प्रॉप्स हैं, ये जो मैंने इमेज लिख रखी है, ऑथर लिख रखा है, बुक नेम लिख रखा है, वो हमें यहाँ पे रेंडर करना है। समझ नहीं आएगा ना उसको ये चीज, कुछ तो करना पड़ेगा उसको समझाने के लिए। तो मैं बुक के अंदर क्या लिखूंगा, इसकी जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट पता है ना किस लिए होता है, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स पास करने के लिए होता है। जब यहाँ फंक्शन मतलब जब डिफाइन करते हो तब इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ इसको आर्ग्यूमेंट, क्या दूंगा, प्रॉप्स, बस प्रॉप्स, दैट्स इट। मैं प्रॉप्स लिख दूंगा बस यहाँ पे, इसको अपने आप समझ आ जाएगा कि अच्छा मुझे इस वाले ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे सब चीजें, इसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, ये समझ जाएगा इस चीज को। बट इनकॉर्पोरेट तो कर लेगा, उसके लिए इनकॉर्पोरेट करने के लिए थोड़ी स्पेस भी तो देनी पड़ेगी इसको। अब मैंने यहाँ पे इमेज को क्या डिफाइन किया था, इमेज इक्वल्स टू एक लिंक, समझ आ रहा है ना? इमेज को मैंने इक्वल्स टू रखा था एक लिंक के। इमेज बेसिकली एक मेरा वेरिएबल है। एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, एक की होती है जो एक वेरिएबल होता है, जैसे जैसे अलाइन एक नाम, एक तरह का एट्रीब्यूट है ना? तो उसमें अलाइन जो नाम है वो एक वेरिएबल है, तो वैसे ही इमेज मेरा एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है, ये। फिर मैंने दोबारा एक इमेज नाम का वेरिएबल बना दिया, राइट, और उसको मैंने एक वैल्यू दे दी ए लिंक से। बट मैं इसको यूज कैसे करूँ SRC के अंदर, लिंक तो मुझे SRC के अंदर यूज करना है। तो मैं इमेज लिख देता हूँ, लिख दिया इमेज, बट ये कुछ एरर शो कर रहा है। ये बोल रहा है ये जो ये कुछ कर्ली सा ब्रैकेट है ये यूज करो, या फिर JSX एलिमेंट लगाओ, आगे की पार्ट को इग्नोर करो। इसने बोला कर्ली ब्रैकेट लगा दो, मैं लगा दूंगा कर्ली ब्रैकेट, लगा दिया। अब देखते हैं एरर जाता है या नहीं जाता, देखते हैं। अब नहीं गया। ये क्या बोल रहा है, IMG इज नॉट डिफाइंड। IMG क्यों नहीं है डिफाइंड यार, मैंने प्रॉप से ये भी बोल दिया। एक मिनट रुक जाओ, ईयरफोन्स भी। ओ, ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, ओके आ रही होगी। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, IMG डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइंड, यहाँ पे मैंने प्रॉप्स को तो ले आया, इसको बोल दिया प्रॉप्स को इम्पोर्ट कर लो। बट कंसेप्ट क्या होता है ना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जिसने पढ़ी होगी उसको ये चीज पता होगी, प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं ना कि नेम सिद्धार्थ, एज 19, एक्सपीरियंस 3 ईयर, तो इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको पाइथन में डिक्शनरी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज बोलते हैं, बट पाइथन में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब मैं प्रॉप्स लिख रहा हूँ ना, तो ये जो मैंने पूरी चीज लिखी है, इमेज इक्वल्स टू ये लिंक, फिर ऑथर, फिर बुक नेम, ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है, और फिर अपने अंदर घुसा लेता है। अब इसे अपने अंदर घुसा ले तो मुझे एक्सेस करने का भी तो कोई तरीका चाहिए ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर की इमेज को। तो मुझे असली में क्या दिख रहा है यहाँ पे, असली में मुझे क्या मिल रहा है, प्रॉप्स फ्रॉम बुक, मुझे उससे क्या मिल रहा है, इमेज नाम का एक एक यूआरएल मिल रहा है। ऑथर की एक आपको वो मिल रही है, फिर स्ट्रिंग मिल रही है, ऑथर की एक स्ट्रिंग मिल रही है। बुक नेम की भी स्ट्रिंग है। सेम। तो मैं बस आगे डॉट डॉट लगाता हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मुझे इसको एक्सेस करने के लिए कुछ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, props डॉट img लगा दूंगा। तो मतलब इस props नाम के ऑब्जेक्ट में जाओ और इमेज नाम का ये जो वैल्यू है की जो मैंने लिखी हुई है इसके अंदर से जो भी वैल्यू रखी हुई है इसकी वो उठा के ले आओ। तो props डॉट इमेज लिख दिया मैंने, डन। सॉर्टेड, बहुत ईजी है ये। अब देखते हैं क्या चेंज आएगा। देखो, इमेज चेंज हो गई ना, थोड़ा हम्म। थोड़ा समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ऑथर ने मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया, बट इसमें चेंज कर दिया था मैंने। यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दिए थे, इसलिए तुम्हें, मतलब इमेज में मैंने चेंजेस कर दिए थे, प्रॉप्स डॉट इमेज लगा दी थी, इसलिए तुम्हें दिख रहा है अब यहाँ पे। अब तुम्हारी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज करता हूँ, मैं यहीं पे एक ऑथर और बुक नेम के लिए यहीं पे बेसिक टैग से यूज करके कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स वर्जन पे जाऊंगा जो बेटर है। ठीक है, सेम आउटपुट आएगा, अभी देखना, देखो सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वही चीज ऊपर रेंडर कर दी ना मैंने। मैंने पहले उस चीज के लिए एक अलग से फंक्शन बनाया था, अब मैंने अलग से फंक्शन बनाने के लिए बस उसी चीज को वहीं पे मेन कंपोनेंट में रेंडर कर दिया, बुक कंपोनेंट में। समझ आ गई ना ये बात सबको? इजी है ये। हो सकता है थोड़ा समझने में टाइम लगे, एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देखना, पॉज करके सोचना जहाँ पे मैं ये बात बोलता हूँ। बट मैं क्या चाहता हूँ कि हर बुक के हिसाब से अलग ऑथर नेम आए, अलग बुक नेम आए। और मैंने दे भी दिया यहाँ पे, ऑथर नेम भी दे दिया प्रॉप्स में और बुक नेम भी दे दिया। अब जैसे मैंने प्रॉप्स डॉट इमेज करके अपने यूज किया लिंक को, जो मैंने यहाँ लिंक दे रखा था, इस तरह से मैं ऑथर और बुक नेम को भी तो यूज कर ही सकता हूँ ना। मैं यहाँ टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को हटा के वही कर देता हूँ। मैं फिर से ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर से लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट ऑथर, फिर से यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा, प्रॉप्स डॉट बुक नेम। अब देखते हैं क्या होगा। देखो चेंज हो गया, बढ़िया चीज सिखा दी ना ये तो मैंने। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा बस डेटा लिखने से कितना कुछ चेंज आ जाता है। ऐसे ही तुम 10 कंपोनेंट्स को भी रेंडर कर सकते हो बस दो दो लाइनें लिख के। पूरा कोड कॉपी करने की कहीं जरूरत नहीं है, बस मेन कोड के अंदर ही थोड़े थोड़े चेंजेस कर दो। अब किसी को पता है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया? मतलब VS कोड ने तो बोल दिया था कि कर्ली ब्रैकेट लगा दो, बट मैंने क्यों लगाया कर्ली ब्रैकेट? पता है किसी को ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लग रखा है यहाँ पे? जैसे कि एक डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी मोस्टली इसी से डिफाइन होती है, एक प्राइमरी की होती है, फिर उसकी एक वैल्यू होती है, वैसे इसमें भी है शायद। अच्छा, बट मैंने ब्रैकेट तो यहाँ भी लगाया ना, यहाँ पे तो कोई डिक्शनरी डिफाइन नहीं हो रही, तो ये लॉजिक तो नहीं है, कुछ और लॉजिक है यहाँ पे। ओके, मैं बताता हूँ क्या लॉजिक है। देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम ऑलमोस्ट HTML लिख रहे हैं। ऑलमोस्ट HTML मतलब JSX लिख रहे हैं, जो थोड़ी थोड़ी जो ऑलमोस्ट HTML जैसी है, बट उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स हैं और कुछ ड्रॉबैक्स जो HTML के थे वो हमने ओवरकम कर दिए हैं यहाँ पे।
ओके, हमने वो ओवरकम कर दी है। कैसे ओवरकम किए कि हम जो हमारी HTML है रिएक्ट में, जो कि बेसिकली JSX है, हम उस JSX के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। यही बात हो गई ना ऑलमोस्ट। ये तो एट्रीब्यूट की जगह हम प्रॉप्स यूज कर रहे हैं। प्रॉप्स से कुछ एडवांटेजेस मिल रहे हैं जो HTML में नहीं हुआ करते थे। हम JSX की जगह हम HTML में ही जावास्क्रिप्ट लिख पा रहे हैं, जिसको हम JSX बोल रहे हैं। समझ आ गई बात? और जावास्क्रिप्ट हम कैसे लिख पा रहे हैं मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्ट तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, सबको पता है ना, ये HTML का पार्ट नहीं है। क्लियर है ना ये बात तो सबको? ये सिंटैक्स का पार्ट नहीं है, HTML की CSS HTML की सिंटैक्स का पार्ट नहीं है ऑब्जेक्ट, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो जब भी हम JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत प्यार है कर्ली ब्रैकेट से इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दी है। मैं नॉर्मल ब्रैकेट लगा के दिखाता हूँ। देखो ये रेड, पूरे ही रेड हो गया। कुछ देखते हैं क्या होता है। कुछ एरर थ्रो कर दिए इसने अभी। क्या एरर दे रहा है? JSX वैल्यू शुड बी आइदर एन एक्सप्रेशन ऑफ कोटेड JSX। समझ गए ना ये दिक्कत क्या आ रही है? एरर को एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड समझने में टाइम लगेगा। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये लाइंस तो मैं, बट इवेंचुअली एक्सपीरियंस से अब तुम ये चीज समझ जाओगे। ठीक है? तो पॉइंट ये है कि जब भी तुम जावास्क्रिप्ट लिखोगे अंदर JSX के, तो हमेशा हमेशा वो कर्ली ब्रैकेट्स लगा के लिखोगे। तो जैसे किसी ने बोला था कि सी लैंग्वेज में हम ऐसे कमेंट्स लिखते हैं, तो भाई जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे कमेंट्स लिख सकते हैं। और ऐसे कमेंट्स हम जावास्क्रिप्ट में लिख पाए इसलिए मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ कि मैंने ब्रैकेट लगाया। अब कोड एडिटर को समझ आ गया, ओके मैं जो अब आगे कोड लिखने वाला हूँ ये अंदर इस ब्रैकेट के, जहां तक ये ब्रैकेट का स्कोप है, शुरू और खत्म होने तक बीच में जितनी भी लाइन है ये सब जावास्क्रिप्ट है। इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट का कमेंट लगा दी उसके अंदर, क्योंकि उससे समझ आ जाएगा कि ये तो जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट के कमेंट्स होंगे। ओके, तो मैं जहाँ भी बेसिकली क्रक्स यही है, जहाँ भी JSX यूज होगा, जहाँ भी HTML जैसी लैंग्वेज JSX यूज हो रही होगी, वहां पे उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। मैं यहाँ पे तो कितनी भी जावास्क्रिप्ट लिख लूँ, मैं लिख दूंगा कॉन्स नेम इक्वल्स चिंटू। ठीक है? चिंटू को स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ये दिक्कत है। यहाँ पे मैं लिख दूँ console डॉट लॉग नेम कॉमा कुछ और भी देता हूँ, इनका नाम दे दिया। समझ रहे हो ये बात? यहाँ पे तो मैं जितनी भी लिख लूँ, ये फंक्शन तो एक तरीके से जावास्क्रिप्ट ही है, ये जावास्क्रिप्ट है, बट रिटर्न के अंदर हम हमेशा JSX लिखते हैं। ठीक है? हम हमेशा JSX लिखते हैं रिटर्न के अंदर, और इसलिए वहां पे हमें कमेंट्स लगाने बहुत जरूरी हो जाते हैं, मतलब कमेंट्स की सॉरी, वो कर्ली ब्रैकेट लगाने बहुत जरूरी हो जाते हैं जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। अब मैं वो क्वेश्चन आंसर करता हूँ डिक्शनरी वाला। तो भाई किसी को पता, मतलब जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो ये बात बहुत ऑब्वियस होगी कि प्रॉप्स को हम जब भी प्रॉप्स नहीं, ऑब्जेक्ट को जब भी एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करते हैं, जैसे मैं नेम को एक्सेस करूंगा तो मैं हमेशा लिखूंगा ऑब्जेक्ट का जो नाम होगा। यहाँ पे क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम प्रॉप्स। ठीक है? मैंने बता दिया ना, प्रॉप्स जो है वो मेरे ऑब्जेक्ट का हमेशा नाम रहेगा। इन सब चीजों को प्रॉप्स बोलते हैं। तो मैंने प्रॉप्स को लिया यहाँ से, और प्रॉप्स के अंदर घुस के नेम ले लिया, और इसकी नेमिंग और इसका सिंटैक्स है ये प्रॉप्स डॉट इमेज जो मैं लिख रहा हूँ, ये सिंटैक्स है कि प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में जाओ, उसके अंदर इमेज नाम की एक की रखी होगी, तो प्रॉप्स डॉट इमेज में जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे रख दो, ये रिप्लेस हो जाएगा उससे। तो बेसिकली जो URL था वो रिप्लेस हो गया। समझ आ गई ये बात? आ गई समझ? अब देखना अब सही हो जाएगा। हो गया सही। क्लियर है ये बात? जल्दी बताओ, नहीं है क्लियर तो भी बोल दो। हेलो?
क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। जिसको नहीं है क्लियर यार, मैं दोबारा बोलूंगा, क्लियर है नहीं है क्लियर, सब रिकॉर्डिंग जाके वापस देखना, इस चीज को रिपीट करना। अभी समझने का टाइम है, तुम बिगिनर हो तो समझने में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद इसको रिकॉर्डिंग को देख के दोबारा रिपीट करोगे हर स्टेप को तो समझ जाओगे। 2x पे देख लेना रिकॉर्डिंग, अगर बहुत आलस आ रहा है 1 घंटे की रिकॉर्डिंग देखने में, 2x पे देख के पॉज कर लेना जहाँ पे भी मेरे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना हो, बट मेरी बात को दोबारा समझना हो रिकॉर्डिंग्स में, रिवीजन होगी इससे, वरना नोट्स बना रहे हो तो बढ़िया बात है। ओके, अब वापस थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्जन पे चलते हैं इसकी, आज इतना ही कराऊंगा, ये जो कॉम्प्लेक्स वर्जन में बता रहा हूँ मैं इसको हटा देता हूँ वापस, इसको वापस ले आते हैं, अनकमेंट कर दिया मैंने, कमेंट हटा दिया है, इस पूरे के भी कमेंट्स हटा दो। ओके, हाँ, तो ऑथर तो अब यहाँ पे कुछ अलग यूज हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना, अब ये यहाँ पे कंपोनेंट है, फिर ये कंपोनेंट डिफाइन यहाँ पे हो रहा है, डिफाइन यहाँ हो रहा है, उसके अंदर हमने कुछ और लिखा हुआ है, तो थोड़ी हिरार्की में कंफ्यूजन होगी कि हम तो बहुत ऊपर लेवल से प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, तो उससे प्रॉप्स को हम बहुत अंदर तक कैसे घुसाएं, जो एलिमेंट जो हमारा चाइल्ड का भी चाइल्ड एलिमेंट है, जो चाइल्ड का भी चाइल्ड कंपोनेंट है, वहां तक हम अपने प्रॉप्स को कैसे पहुंचाएं। ये डाउट आ रहा होगा ना सबको, ये किसी के दिमाग में है कि कैसे हम प्रॉप्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे। हेलो, किसी के दिमाग में है ये चीज? ओके, नहीं है, कोई बात नहीं, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था होगी, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, देख के समझ आती है, और बहुत ज्यादा कोडिंग नॉलेज नहीं होगी तो गेस भी नहीं कर पाओगे, तो अंडरस्टूड है ये सब चीज। ऑथर में क्या करेंगे अब हम, ऐसी चीज कि हम ये जो प्रॉप्स हमने पैरामीटर आर्ग्यूमेंट से पास कर रखा है, इसको हम यूज कर पाए। पहले तो वही चीज कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पे करी थी, ठीक है, वही वैल्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट नहीं, यूज कर लेते हैं, ये बेटर वर्ड है, इंपोर्ट इसको बोलते हैं, किसी और मॉड्यूल से कुछ उठाना। तो मैं ऑथर को यूज कर लेता हूँ, ऑथर को मैं कैसे यूज करूंगा, आ, कैसे यूज करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बुक कंपोनेंट के अंदर ये कुछ इक्वल्स टू करके लिखा था, पहले वाले कंपोनेंट में तो सबको पता ना, कंपोनेंट जो मैंने h1 टैग करके लिखा था उसमें तो मैंने डायरेक्टली वो कर्ली ब्रेसेस लगाए थे JSX के अंदर, और उसके अंदर बस वो वैल्यू को ले आया था प्रॉप डॉट ऑथर करके। बट सिंस ये कस्टम मेड कंपोनेंट है, मेरा खुद का कंपोनेंट है, तो थोड़ी दिक्कत आई, यहाँ पे मुझे फिर से ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे कि मैं JSX के अंदर लिख रहा हूँ कुछ। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे अपने यूज कर लूंगा प्रॉप्स को, जो मैंने यहाँ पे ऑथर लिखा था उसको मैं प्रॉप्स के थ्रू बुक्स के अंदर पास कर रहा हूँ, और प्रॉप्स को फिर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ऑल्दो अभी तक ये मत सोच लेना कि मैंने ये नेम को कहीं यूज किया है, कहीं पे कुछ हो गया इसका, अभी तक मैंने सिर्फ पास करी है ये चीजें, गॉट इट, अभी तक मैं बस पास कर रहा हूँ, अब यहाँ पे पास हो गया, अब थोड़ी थोड़ी चीजें ना क्लियर होनी शुरू हो रही होगी तुम्हें कि बुक्स को मैंने यहाँ इमेज में, ये बुक्स के अंदर इमेज को पास किया, ऑथर को पास किया, और फिर मैंने यहाँ प्रॉप्स करके इसको यूज कर लिया, प्रॉप्स लिखा, प्रॉप्स डॉट इमेज करके इसको यूज कर लिया, प्रॉप्स डॉट ऑथर करके इसको ले लिया अपने अंदर। अब सेम चीज मैं ऑथर में भी कर रहा हूँ, सेम वही यहाँ पे नेम लिखा और फिर प्रॉप्स डॉट ऑथर से इक्वेट कर दिया कि नेम के अंदर प्रॉप्स डॉट ऑथर की वैल्यू डाल दो। अब फिर दोबारा ये कहीं कहीं मेरा प्रॉप्स जैसा नहीं लग रहा सबको, कि मैंने यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट बनाया था, और फिर ऑथर नाम से कस्टम कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर फिर से मैंने ये प्रॉप बना दिया। बताओ, लग रहा है थोड़ा प्रॉप जैसा ये? बता दो जल्दी। जैसे पहले बना था वैसे ही हो गया। अब वैसे हो गया ना, अब तुम मुझे खुद बताओगे कि ऑथर के अंदर मैं इसको कैसे यूज करूँ, बुक को देख के बता दो मैं कैसे यूज करूँ। फंक्शन ऑथर प्रॉप्स, हाँ, फिर से मैं प्रॉप्स लिख देता हूँ आगे।
अब प्रॉप्स को कैसे यूज करूँ? मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि प्रॉप्स जो है वो क्या है। अब बता दो मैं कैसे यूज करूँ। अभी तो मैंने ये चीज H1 के साथ यहाँ ऊपर करी थी ना, जो मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करा ही है अभी वो चीज। बस मैंने इसके अंदर कुछ किया था, H1 के अंदर जो प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको चेंज किया था। तो मैं कैसे यूज करूँ यहाँ पे प्रॉप्स को? बताओ। ये तो बता सकते हो, ये इजी है। गैस ही कर लो, गलत हो गए तो क्या हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे जो भी बोल रहा है। हेलो हेलो, अब आ हाँ रही है? बोलो। हाँ, हाँ। हेलो, मुझे फिर से आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हमने अभी इसमें महाभारत दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? महाभारत नहीं, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, इसकी ऑथर की सॉरी बात सॉरी, कर रहे श्री हैं। कृष्णा, श्री कृष्णा में दे रखा। हाँ। हाँ, हमने श्री कृष्णा में दे रखा है H1, तो हम इसके नीचे ये डाल देंगे ऑथर, ऑथर नेम, और जो हमारे ऑथर का नेम है वो वैसे करके कुछ। ऑथर नेम। अभी तो मैंने बस यहाँ नेम करा है ना, प्रॉप जो है उसे नेम दिया है। मैंने लिख भी रखा है कि नेम जो है मेरा प्रॉप है। और फिर मैं प्रॉप्स करके इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये भी समझ गए हो तुम लोग? तो मैंने यही बता दिया कि प्रॉप्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर नेम करके एक वैल की होगी जो ऑथर नेम की इक्विवेलेंट होगी। ऑथर नेम क्या है? जो भी यहाँ पे लिखा होगा, जैसे श्री कृष्ण देवदत्त, कुछ भी हो सकता है वो ऑथर नेम। चलो मैं बता देता हूँ। इसके आगे तुम्हारा होमवर्क props होगा। dot name. हाँ, वही मैं इसको कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा यहाँ पे, फिर से प्रॉप्स डॉट नेम करना होगा इस पर। क्यों करा मैंने प्रॉप्स डॉट नेम, मैं समझा रहा हूँ। ये समझा दूंगा। बुक नेम खुद से करना होगा, ठीक है? बुक नेम खुद से करके दिखाना होगा। कंपलसरी तो मैं नहीं बोल सकता, कंपलसरी तो सिर्फ प्रोजेक्ट है जिससे तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। बट iOS की कोर वालों के लिए कंपलसरी है करना। कल मैं सबका चेक करूंगा ये चीज। फोटो आ जानी चाहिए सबकी, है कि कैसे की है। चलो देखते हैं। देखो चेंज हो गया, श्री कृष्ण और देवदत्त आ गए यहाँ पे। बढ़िया चीज नहीं है यहाँ पे कि मैं एक लाइन लिखता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ और उससे पूरे फाइल, पूरी वेबसाइट में चेंजेस आ जाते हैं। एक कस्टम कंपोनेंट आ जाता है मेरा। मैं ट्राई करूँ महाभारत के लिए एक बार। अभी मत करो, अभी मत करो। ये सबके लिए होमवर्क है, जिसको करना है, जिसको मन है करने का। तुम रिकॉर्डिंग देखो दोबारा, अच्छे से समझो सब और करो। और बाकी iOS की कोर वालों के लिए तो ये है ही, कंपलसरी करना ही है तुम लोगों को। और मुझे कल फोटो भेजनी है 5 बजे से पहले। कल का पूरा दिन सबका फ्री है, इंडिपेंडेंस डे है। बट यहाँ से फ्रीडम नहीं मिलेगी तुम लोगों को। तो इतना काम कर लेना बस। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग देखनी है, 2x पे देख लेना और ये रेप्लिकेट कर लेना। जितना मैंने बनाया ये रेप्लिकेट हो जाना चाहिए। और महाभारत वाले को हटा के मुझे चेंज करना है। क्या चेंज करना है? कि जो बुक का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है वो आ जाए, और एक लाइन में होना चाहिए सॉल्व। इसी लाइन के अंदर चेंजेस करना है, और कुछ चेंजेस नहीं करना। पहले तो ऊपर का रेप्लिकेट करो और फिर ये चेंजेस करना। ट्राई करना कि जो मैंने रिकॉर्ड, जो आज रिकॉर्डिंग मिलेगी तुम लोगों को, उसको तुम फॉलो अलोंग कर पाओ। चाहे 0.5x कर लो या 1x पे फॉलो अलोंग कर लो, बट करते रहना। पॉज कर करके जो मैं लिख रहा हूँ उसको रिपीट कर लेना। अब मैं समझा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या चल रहा है।
बट एक ही बात समझाऊंगा, इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि बहुत दिक्कतें आ जाए। और एक नया कंसेप्ट जो है उसका नाम दूंगा, मैं पढ़ा चुका हूँ वो तुम्हें नया कंसेप्ट, बट उसका नाम नहीं बताया। हाँ, तो हमने सबसे पहले एक ऐसे समझो कि बहुत बड़ा पेरेंट कंपोनेंट लिया, इसका नाम था बुक लिस्ट। बुक लिस्ट को मैंने रेंडर कर दिया। ये तो सबको याद है ना कि रेंडर करना कितना जरूरी होता है रूट के अंदर, ये सबको याद होगा। ओके, तो मैंने उसको रेंडर कर दिया, बट बुक लिस्ट तो अपने आप में खाली है, उसको तो और चीजें चाहिए ना अपने अंदर। तो मैंने उसके अंदर दो बुक्स डाल दी, दो बुक कंपोनेंट डाल दिए मैंने उसके अंदर, जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैंने उनके अंदर प्रॉप्स डाले जिससे उनकी आइडेंटिटी बनी। ओके, ये भी समझ आ गई सबको। प्रॉप्स क्या है? बेसिकली एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स, बट थोड़े बेटर एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। हाँ, तो मैंने इनके अंदर कुछ प्रॉप्स डाले, एक और बुक कंपोनेंट लगा दिया जो बहुत जेनेरिक बुक कंपोनेंट है। जेनेरिक सा बनाया है मैंने। जेनेरिक का मतलब कि एक बुक कंपोनेंट बनाया है जो अलग अलग चीजों के लिए सेम स्ट्रक्चर रखेगा बट अलग डेटा प्रोसेस करेगा। इसका ये जेनेरिक का मतलब है मेरा, कि जनरल कंपोनेंट है, स्पेशलाइज नहीं है किसी एक चीज के लिए। तो फिर से मैंने यहाँ पे एक इमेज दे दी, वही सब अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी जो मुझे चाहिए थी वेबसाइट पे। ओके, अब फिर मैंने एक बुक नाम का कंपोनेंट बनाया जो कि बुक लिस्ट के अंदर एक छोटा एलिमेंट है। ये भी समझ आ गई बात। एक चाइल्ड कंपोनेंट है। अब बट चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैंने उसके अंदर बेचारे के अंदर इमेज डाल दी, ऑथर डाल दिया, बुक नेम डाल दिया, है ना, ये सब चीजें डाल दी। तो इनको कहाँ से पता चलेगा कि उनको क्या डेटा उठाना है, क्या डेटा प्रोसेस करना है? तो वो यहाँ प्रॉप से पता चलेगा। जो मैंने प्रॉप्स दे रखे हैं वो यहाँ प्रॉप्स नाम से मैं इसको इम्पोर्ट नहीं, फिर से गलत बोल दिया, पास कर दूंगा। पास इज द एक्यूरेट वर्ड, सब पास वर्ड यूज करेंगे। किसी इंटरव्यू में जाओगे, किसी कलीग से बात करोगे, अपने दोस्तों से बात करोगे, तो हमेशा पास वर्ड यूज करना है, इम्पोर्ट वर्ड यूज मत करना। तो तुम प्रॉप्स को पास करोगे। ओके, प्रॉप्स को पास कर दिया। अब प्रॉप्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली। जब यहाँ पे आ रहा है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, और तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मैंने यहाँ पे डॉट लगा के कैसे इंपोर्ट किया, तो भाई एक बार जावास्क्रिप्ट पढ़ लो। एक दिन की बात है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट दोनों पढ़ने में एक दिन लगेगा। मैंने जो तुम्हें यूडेमी की वीडियो भेज रखी है ग्रुप पे, वो देख लो। वो प्लस कोई भी एचटीएमएल का क्रैश कोर्स देख लो, दोनों मिला के एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी नहीं करना तो भाई जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नाम से एक वीडियो देख लो, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तुम्हें समझ आ जाएगा कि प्रॉप्स नाम से एक ऑब्जेक्ट कैसे, क्या है ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर से मैंने इमेज नाम की को कैसे उठा के यूआरएल वैल्यू को ले लिया। ठीक है, ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ये जो इधर ये डॉट के जो इधर लिखा होता है कोलन के इधर, इसको बोलते हैं की, और ये जो इधर लिखा होता है इसको बोलते हैं वैल्यू। तो ये समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट डॉट की, ये सिंटैक्स है। प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है और आईएमजी मेरी क्या है? की। तो मैंने क्या किया, प्रॉप्स ऑब्जेक्ट डॉट की लिख दिया। इससे क्या हो गया, जो की वैल्यू थी ना की वैल्यू पेयर में, वो मुझे मिल गई यहाँ पे। तो मैंने बस ये लिख दिया। तो जब बुक कंपोनेंट यहाँ रेंडर होगा और वो देखेगा कि अच्छा आईएमजी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी वैल्यू ये है, तो वो आके यहाँ पे अपने आप स्टोर हो जाएगा। फिर दूसरा कंपोनेंट रेंडर होगा बुक नाम से, तो फिर से वो देखेगा अच्छा आईएमजी की वैल्यू ये है, वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। भाई बहुत बेवकूफ है यार, इसी कोई मेमोरी नहीं होती कि तुमने एक वैल्यू इसको दे दी आईएमजी में तो वो जन्मों तक याद रखेगा। तुम बार बार कॉम्पोनेंट बना दो, बार बार सेम प्रॉप्स ही देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम सेम रखना है प्रॉप का। ऐसा मत करना कि यहाँ पे आईएमजी लिख दिया, यहाँ पे मैं चिंटू लिख दूंगा। भाई चिंटू लिख दोगे तो समझेगा नहीं कि तुम किसको बुला रहे हो। सेम नाम देना है बार बार सेम चीज के लिए। देखो यहाँ पे इमेज हट गई ना, क्योंकि इसको पता ही नहीं चिंटू कौन है, तो मैंने आईएमजी लिख दिया। सही है, ओके, क्लियर है ये बात। तो अब मैं बताता हूँ ये चीज जो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया ना कि प्रॉप्स जो है, थोड़ा सा लेट हो गया आज, कि जो मैंने प्रॉप्स यूज किए यहाँ पे बुक लिस्ट के अंदर, बुक नाम के कंपोनेंट के अंदर ये प्रॉप्स बनाए और प्रॉप्स को फिर पास किया बुक कंपोनेंट के अंदर। और मैं एक और बार फिर उसको पास कर रहा हूँ नेम के थ्रू ऑथर के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। इसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिएक्ट में।
समझना बहुत जरूरी है। किसी को ना समझ आया तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ 6:45 पे कल आ जाना, 6:45 से 7 हम डाउट सेशन रखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रॉप को बहुत सारे कंपोनेंट्स के हिरार्की में पास ऑन कर दोगे ना, कि पेरेंट से चाइल्ड में, चाइल्ड से उसके चाइल्ड में, उसके चाइल्ड से उसके चाइल्ड में, ऐसे धीरे धीरे करके पास ऑन करते रहोगे, तो इसको प्रॉप ड्रिलिंग बोलते हैं। बेसिकली ये है ना कि प्रॉप को ऊपर से लेके नीचे तक ड्रिल करना है, नीचे तक ला रहे हो उसको हिरार्की में। तो हम यही कर रहे हैं, हमने प्रॉप्स को पास किया, फिर हम पॉज यहाँ पे इसको वैल्यू दे दी, मैंने वैल्यू दे दी, और वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, नेम नाम के प्रॉप में। दोबारा नेम एक प्रॉप बना लिया मैंने, क्योंकि ऑथर मेरा एक कस्टम कंपोनेंट था। फिर मैंने दोबारा प्रॉप्स को पास कर दिया। मैंने क्या बोला था, रिएक्ट भाई बहुत बेवकूफ है, इसको नहीं याद कि यहाँ पे प्रॉप्स लिखा था, यहाँ पे प्रॉप्स लिखा था। दोनों चीजों का स्कोप अलग अलग है। स्कोप क्या है भाई, तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ो उसके लिए समझ आ जाए। स्कोप अलग अलग है इनका, इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा कि प्रॉप्स यहाँ पे भी कोई चीज थी, यहाँ पे कोई चीज है, इनके लिए अलग अलग, दो सेपरेट चीजें हैं। अब इसके बाद मैंने क्या किया, प्रॉप्स नाम से ऑब्जेक्ट बना था, इसका प्रॉप ये है। तो जब सिर्फ नेम लिखा हुआ है ऑब्वियसली, तो जो ऑब्जेक्ट बन रहा है प्रॉप्स नाम से, उसके अंदर भी सिर्फ नेम ही होगा। तो मैंने वही लिख दिया, सिर्फ नेम है यहाँ। गॉट इट। फिर जैसे नॉर्मल प्रॉप्स को पास करते हैं, इसको ना बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझो, कि अच्छा प्रॉप्स को पास कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को कैसे यूज करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप समझो इस चीज का, कि प्रॉप ड्रिलिंग कैसे हो रही है। ड्रिलिंग समझ गए, तो ड्रिलिंग के नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही प्रॉप्स को पास कर रहे हैं। फिर से समझ आ जाएगा कि अच्छा हमने पहले ही प्रॉप्स को ऐसे पास करके उसकी वैल्यू यूज करी थी, फिर इस कंपोनेंट में ऐसे यूज कर लो। भाई तुम अगर ये कंसेप्ट को ब्रेक करना सीख गए और ऐसे समझना सीख गए ना, तो मैं तो तुम्हें बस एबीसीडी सिखाऊंगा और तुम ऐसे लिखना सीख जाओगे इस तरीके से। मैंने ऐसे ही समझा था, मुझे बहुत टाइम लग गया चीज समझने में। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी मैंने, तब जाके मुझे ये ब्रेक करके कॉन्सेप्ट समझना समझ आया, ये कंसेप्ट की कैसे ब्रेक करते हैं चीजों को। बट बहुत हेल्पफुल है, रिकॉर्डिंग दोबारा देखना और ब्रेक करना कॉन्सेप्ट को। प्रॉप ड्रिलिंग एक चीज है, प्रॉप्स को यूज करना एक चीज है, कि प्रॉप्स को पास करके यूज कर सकते हो। क्लियर होगा अभी। दोबारा रिकॉर्डिंग जाके इसको यूज करना, और होमवर्क ये है कि महाभारत को तुम्हें अलग तरह से रेंडर करना है, कि जो यहाँ पे बुक नेम लिखा हुआ है वो शो हो जाए। सब कुछ सिखाती है, बहुत इजीली कर सकते हो। किसी को भी डाउट आया तो 6:45 से 7 के बीच में पूछ सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। दूसरी बात, मैंने ट्विटर थ्रेड का बोला था, इनफ रिएक्शन आ गए हैं मेरे पास। 1 मिनट, इनफ रिएक्शन आ गए हैं मेरे पास, तो मैं कल से ट्विटर थ्रेड शुरू करूंगा। लंच टाइम के अराउंड 12 से 2 के बीच में तुम्हें रोज पोस्ट दिख जाएगी, या तो 12 से 2 के बीच में दिखेगी, या फिर 6 से 7 के बीच में दिखेगी, 5 to 7 के बीच में। क्या होता है, दोनों टाइम पे दिख जाए। मैं लिंक शेयर